गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम भारतीय संविधान के एक दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में देशी रियासतों का भी अस्तित्व था और कहीं ना कहीं जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत के सामने ये महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ था कि देशी रियासतें जिनका अस्तित्व छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में था उनका एकीकरण कैसे किया जाए। और मुख्य रूप से हम बात करेंगे 3 रियासतों के बारे में, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। ठीक है, इनके बारे में मुख्य रूप से हम बात करेंगे और आने वाले जितने भी रियासतें हैं उनके भी एकीकरण के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम चालू करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, देशी रियासतों का एकीकरण। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें या फिर वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें। और बात करते हैं हम देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में। आइए बात करते हैं हम इन रियासतों के बारे में कि इनका एकीकरण कैसे हुआ, क्या क्या प्रस्ताव आए थे और क्या क्या आगे चीज़ें हुई थी, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय भूभाग पर ब्रिटिश प्रांतों के अलावा देशी रियासतों का भी अस्तित्व था। लगभग ऐसी 600 देशी रियासतें थी। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत तो अलग थे लेकिन 600 लगभग ऐसी देशी रियासतें भी थी जिन पर देशी राजा राज करते थे, या फिर कुछ रियासतें ऐसी थी जिसमें नवाब थे या फिर मुस्लिम थे। ठीक है, लगभग भारतीय भूभाग में देखें तो लगभग 40% भूभाग पर देशी रियासतों का कब्जा था। ठीक है, यानी कि अगर 100% से बात करें तो 100% में 40% भूभाग पर भारतीय देशी रियासतें अस्तित्व में थी। ठीक है, अब इनके नियंत्रण की बात करें, इनका अस्तित्व तो था लेकिन इनमें नियंत्रण की बात करें तो जो इसमें नियंत्रण था तो मुख्य रूप से जो आंतरिक नियंत्रण था वो रियासतों का ही था, जो रियासतों के प्रमुख होते थे। और जो ब्रिटिश लोगों का नियंत्रण था इन रियासतों के ऊपर वो अप्रत्यक्ष रूप से था। कहने का मतलब ये कि रियासतों पर जो भी नियंत्रण था ब्रिटिश लोगों का वो इनडायरेक्टली रूप से था। और मुख्य रूप से अगर स्वतंत्रता की हम बात करते हैं इन रियासतों की, उस समय भारत की आज़ादी से पूर्व की हम बात कर रहे हैं, उस समय इनकी स्वतंत्रता कैसी थी। मुख्य रूप से आंतरिक स्वतंत्रता जरूर मिली हुई थी, किंतु बाह्य रूप से देखें या विदेशी संबंधों के आधार पर देखें या फिर विदेशी मामलों के आधार पर देखें तो इनकी स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, इन रियासतों को। अब भारत की स्वतंत्रता के साथ मुख्य रूप से 2 प्रश्न महत्वपूर्ण थे। पहला ये कि भारत का विभाजन और दूसरा देशी रियासतों का क्या भविष्य होगा। ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और इसी संदर्भ में इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 8 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें कुछ प्रावधान भी किए गए थे। प्रावधान ये था कि भारत का बंटवारा कर दिया जाएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान 2 नए डोमिनियन बनाए जाएंगे या 2 नए राज्य जिसको आप बोल सकते हो, या फिर देश के रूप में इन दोनों क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया जाएगा। और दूसरा प्रावधान ये था कि रियासतों पर जो ब्रिटिश संप्रभुता थी उसके समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी, यानी कि रियासतों पे जो भी ब्रिटिश लोगों का नियंत्रण था तो उस नियंत्रण को पूर्ण रूप से समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी कि अब आप लोग स्वतंत्र हो। और तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा या फिर प्रावधान ये किया गया था इस अधिनियम में कि रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई थी कि वो चाहे तो भारत अथवा पाकिस्तान दोनों में से किसी एक को चुन सकती है और अपना भविष्य तय कर सकती है। मतलब कि दोनों में किसी एक के साथ हुए मिल सकती है। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता दी गई थी भारतीय रियासतों को, जो भी देशी रियासतें थी। ठीक है, अब देखना यह था कि लगभग 600 देशी रियासतें कैसा व्यवहार करती हैं। ठीक है, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो इन रियासतों को जो ये स्वतंत्रता दी गई थी या फिर जो उन्हें फैसला करना था तो वो फैसला उन्हें 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले ही करना था कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं या फिर भारत के साथ जा रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे की क्या होता है। कि इस प्रकार इसी संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जून 1947 में एक रियासती मंडल का गठन हुआ था। ठीक है, मुख्य रूप से इन रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में ऐसे रियासती मंडल का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। हालांकि इस रियासती मंडल का जो सचिव बनाया गया था वो सचिव थे वीवी मेनन। ठीक है, वीवी मेनन को सचिव बनाया गया था।
अब देखते हैं कि इस विषम परिस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत को छोड़कर शेष सभी रियासतों को 15 अगस्त 1947 तक भारत में अपनी सूझबूझ से स्थायी समझौता करके भारत में विलय करवा लिया था। मुख्य रूप से 3 ही ऐसी रियासतें थी जिन्हें वे विलय करने में असमर्थ थे, ठीक है। मुख्य रूप से जैसे कि मैंने बताया कि एक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन 3 रियासतों को छोड़ के बाकी सभी जितनी सारी रियासतें थी उनका एकीकरण कहीं न कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सूझबूझ से 15 अगस्त 1947 से पहले ही करवा लिया था, ठीक है। हालांकि ये कई बार प्रश्न में भी पूछता है कि भारत के जो एकीकरण है उसका उत्तरदायित्व किसे जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। आप लोगों को पता है कि जो एकीकरण हुआ था वो सरदार जी के नेतृत्व में ही हुआ था। उन्होंने भारत के यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, जो अखंड भारत अपना अभी आज वर्तमान में दिख रहा है वो कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, उसके एकीकरण का मुख्य उत्तरदायित्व जाता है तो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 ऐसी देशी रियासतें थी जिनका विलय उस समय तत्कालिक रूप से नहीं हो पाया था, ठीक है। इनके बारे में हम स्पेशली आज बात करेंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी, देन उसके बाद जूनागढ़ और अपना आता है हैदराबाद, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बात करूं तो जम्मू कश्मीर में जो बहुसंख्यक जनता थी, ठीक है, वो मुख्य रूप से मुस्लिम थी, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम संप्रदाय की जो अधिकता है अभी भी फिलहाल है ही। तो जम्मू कश्मीर में उस समय भी जो बहुसंख्यक जनता थी यानी अधिक रूप से अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम ही थी, किंतु वहाँ का जो राजा था यानी महाराजा वो हिंदू था, है। आप लोगों को पता ही होगा महाराजा हरि सिंह, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर के क्या उस समय महाराजा थे, ठीक है। इन्होंने बोला था कि भैया हम तो किसी के साथ विलय नहीं हो रहे हैं और ना ही हम तैयार हैं, ना तो पाकिस्तान के साथ और ना ही भारत के साथ, ठीक है। उन्होंने इस जो बात उन्होंने बोली उसको एक प्रस्ताव के रूप में दोनों सरकारों के पास उन्होंने भेज दिया कि हमारा प्रस्ताव है कि हम जम्मू कश्मीर के साथ आप लोग ऐसे ही यथास्थिति बनाए रखें और हम ना तो पाकिस्तान ना फिर भारत, दोनों में से किसी के साथ अभी हमारा ऐसा बोल सकते हो कि कोई प्रस्ताव भी नहीं है कि हम आपके इधर आ जाएं और अपने जो राज्य है, रियासत है, उसका हम विलय कर ले, ऐसा कोई उनकी मंशा भी नहीं थी। तो उन्होंने जो चीजें कही हैं उसको एक प्रस्ताव के रूप में उन्होंने दोनों सरकारों के पास अर्थात सरकार यानी पाकिस्तान सरकार और भारत की सरकार के पास उन्होंने भेज दिया, ठीक है। भारत के सरकार के पास आया तो भारत ने क्या उस चीज पे विचार विमर्श करना उन्होंने प्रारंभ किया कि चलो ठीक है, देखते हैं आगे का क्या मसला होता है, क्या विचार विमर्श निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। किंतु पाकिस्तान ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, ठीक है। पाकिस्तान मुख्य रूप से क्या, जैसे ही प्रस्ताव पहुंचा तो उसे एक अवसर के रूप में देखा और महाराजा जो अपना हरि सिंह थे, ठीक है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। मुख्य रूप से वहाँ जम्मू कश्मीर में जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति थी वो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को देना बंद कर दिया या उनकी रोक लगा दी, ठीक है। किंतु महाराजा ने इस समय थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय दिया और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने की बजाय उन्होंने यथास्थिति संभाले रखा, ठीक है। पाकिस्तान हालांकि चाहता यही था कि हम कुछ ऐसा दबाव बनाए महाराजा के ऊपर कि वो हमारे ऊपर मतलब हमारे इधर आ जाए या फिर पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का विलय कर ले। किंतु महाराजा ने उस समय वाकई में सूझबूझ का परिचय दिया था कि उन्होंने तत्कालिक रूप से कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया था जिससे वहाँ की जनता या फिर उनको बाद में पछतावा हो कि हम ऐसा क्यों कर लिए, ठीक है। वो यथास्थिति बनाए रखने की बात भी बोल रहे थे। अब क्या हुआ कि जैसे पाकिस्तान को लगा कि हम इतना दबाव बना रहे हैं, कुछ आवश्यक वस्तुएं थी उनकी भी आपूर्ति हमने बंद कर दी थी, फिर भी महाराजा पे कोई दबाव नहीं बन रहा है, तो क्या किया जाए। तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के जो कर्नल थे, उनका नाम अकबर खान था, अकबर खान के नेतृत्व में कबायली छापामारों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, ठीक। उस समय जो कर्नल था पाकिस्तान का अकबर खान था, ठीक है, नाम उसका नाम क्या था, अकबर खान था। और उसी के नेतृत्व में मुख्य रूप से जो कबायली छापामार थे पाकिस्तान के, उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक्चुअली क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, जिसे एक ऑपरेशन का नाम भी दिया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था गुलमर्ग, ठीक है, ऑपरेशन गुलमर्ग। अब इससे क्या हुआ कि जैसे ही हमला हो गया महाराजा भयभीत हो गए कि अब क्या करें भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराजा ने भारत से सहायता मांगी कि भाई साहब ऐसा करो कि हमला कर दिया उन्होंने, मुझे मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अब क्या हुआ, इसी संदर्भ में
जैसे अब मैं बताया 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने हमला किया था। अब इसी संदर्भ में महाराजा ने भारत से सहायता मांगी। तो फिर 2 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर 1947 को उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के, तो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक रक्षा समिति की बैठक की गई। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में रक्षा समिति की बैठक हुई और उस रक्षा समिति में ये निष्कर्ष निकाला गया कि महाराजा को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए, तभी भारत उनकी मदद कर सकेगा। मुख्य रूप से ये उनके लिए एक चेतावनी भी थी, या फिर आप कह सकते हो कि उनके लिए एक अंतिम यानी कि एक अंतिम चरण था कि आप करो या मरो, यानी कि हमारा प्रस्ताव स्वीकार करो, अदरवाइज हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा जो हरि सिंह थे, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि उन्हें कश्मीर को बचाना था, वहाँ की जनता को बचाना था। तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर जो महाराजा थे कश्मीर के, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। अब इस तरह भारतीय सेना ने कश्मीर रियासत से लगभग 2/3 भूभाग पर, जो कश्मीर रियासत पूरी थी उसकी लगभग 2/3 या 2/3 भूभाग पर जो आक्रमणकारी फैले हुए थे, तो उनसे उनकी रक्षा की, यानी कि जो कश्मीर का 2/3 भूभाग था, तो उनसे आक्रमणकारियों को भगा दिया गया। किंतु कश्मीर का 1/3 यानी 1/3 भूभाग पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, पीओके बोलते हैं। हालांकि ये जो 1/3 भूभाग है जम्मू कश्मीर का, वो अगर हम बात करें तो लगभग 32,000 वर्ग मील होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एरिया है जो पीओके के अंतर्गत आता है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये थी बात जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैदराबाद या फिर जूनागढ़, 2 रियासतें बची हैं, इनका कैसे भारत में विलय हुआ, क्या क्या प्रस्ताव आए थे, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी थी। ठीक है, तो बात करते हैं हम हैदराबाद की या फिर जूनागढ़ की। अब बात करते हैं जूनागढ़ जो रियासत थी उसकी क्या समस्या थी और भारत में उसका कैसा विलय हुआ, कैसे एकीकरण किया गया। ठीक है, जूनागढ़ की जो स्थिति थी वो कश्मीर के बिल्कुल विपरीत थी, यानी कि यहाँ बहुसंख्यक जो जनता थी वो हिंदू थी, किंतु यहाँ का जो नवाब था वो मुस्लिम था। हालांकि यहाँ का जो नवाब था वो 15 अगस्त 1947 तक कोई निर्णय नहीं कर पाया था कि हम पाकिस्तान के साथ रहें या फिर भारत के साथ रहें। ठीक है, कुछ समय पश्चात जब यहाँ की स्थिति अराजक हो गई, यानी कि कुछ दंगे होने लगे, कुछ ऐसे अराजक तत्व फैल गए, तो नवाब ने अपनी जो रुचि है वो पाकिस्तान के विलय के पक्ष में दिखाई कि हो सके मेरी ऐसी मंशा है कि हम पाकिस्तान में विलय हो जाए। किंतु यहाँ की जनता, जैसा आपको पता ही है कि हिंदू बहुसंख्यक जनता थी, तो जनता ने इसके विरुद्ध भारत में विलय की रुचि दिखाई, नवाब के विरुद्ध। अतः नवाब ने कोई दिलचस्पी भी नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंशा के बारे में सोचता रहा। इसी संदर्भ में जनता ने नवाब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ऐसे में मजबूरन नवाब को जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ से भाग के पाकिस्तान की शरण लेनी पड़ी। इसके उपरांत जूनागढ़ के उस समय जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, ठीक है, वो जूनागढ़ के दीवान थे, तो शाहनवाज भुट्टो ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए एक प्रस्ताव रखा भारत के साथ। तो भारत ने भी इसे स्वीकार कर लिया और जनवरी 1948 में जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ रियासत का विलय भारत में पूर्ण रूप से हो गया। इस तरह जूनागढ़ रियासत भी भारत का एक अभिन्न अंग बन गई। चलिए बात करते हैं हम हैदराबाद की जो समस्या थी। हैदराबाद भी, जैसा कि मैंने बताया है कि हैदराबाद भी किसी के पक्ष में नहीं था, यानी कि किसी के न तो पाकिस्तान या फिर न तो भारत के साथ विलय करने के लिए तैयार था। तो उसकी स्थिति क्या थी, यह समस्या का कैसा निराकरण हुआ, ये इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसकी भी समस्या कुछ जूनागढ़ की समस्या से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ की भी जो बहुसंख्यक जनता थी हिंदू थी और यहाँ का जो नवाब था वो था निजाम, यानी कि मुसलमान था। ठीक है, निजाम चाहता था मुख्य रूप से कि हैदराबाद स्वतंत्र राज्य रहे। हालांकि इस मसले पर पाकिस्तान ने उसका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी किया था कि आप इस हिसाब से कोई मंशा लाइए अपने मन में या फिर अपने जहन में, या फिर कोई ऐसी करतूत कीजिए कि आप ये बताओ सामने वाले को कि हम अपना एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं। इस चीज़ के लिए समर्थन भी किया था पाकिस्तान ने। इसी बीच कुछ समय पश्चात एक कट्टरपंथी नेता था कासिम रिजवी। ठीक है, तो कासिम रिजवी के नेतृत्व में
जो मुस्लिम रजाकारों को मुख्य रूप से मुस्लिम सैन्य संगठन के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो मुस्लिम रजाकारों ने क्या किया, हैदराबाद में आतंक फैला दिया। अब आतंक फैला दिया, पूरी जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्था के रूप में तब्दील हो गई। इससे वहाँ पे जो निवास करने वाली संख्या थी मुख्य रूप से हिंदू, तो हिंदुओं को मार काट करने लगे, उनके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए। अब ऐसी ही विषम परिस्थिति में देखा जाए तो हैदराबाद में जो व्यवस्था पहले थी वो अव्यवस्था के रूप में तब्दील हो चुकी थी। अब इस विषम परिस्थिति में सरदार पटेल के नेतृत्व में या फिर उनके नियंत्रण में सितंबर 1948 में सरदार पटेल के नियंत्रण में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो के नाम से एक सैन्य अभियान चलाया गया हैदराबाद की देसी रियासत में, और हैदराबाद में जितने भी ऐसे अराजक तत्व थे उन पर सीधे नियंत्रण पाया गया, और वहां पर जो भी मुस्लिम रजाकारों ने जो भी आतंक फैला रखा था तो उन्होंने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, और वहां का जो निजाम था वो भी ये स्वीकार कर लिया था कि हाँ, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए जो हैदराबाद देसी रियासत थी तो इसको एकीकरण करने में मुख्य रूप से भारतीय सेना का उत्तरदायित्व था, उनका हाथ था। हालांकि इसके पीछे कहीं ना कहीं सरदार पटेल का भी हाथ था, क्योंकि उन्हीं के नियंत्रण में भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था वो सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंच पाया था। इस प्रकार हैदराबाद का भी भारत में पूर्ण रूप से विलय हो गया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 600 देसी रियासतों का एकीकरण करना कोई आम बात नहीं थी, वो तो सरदार पटेल थे। हालांकि इसीलिए तो हम उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सरदार पटेल के नेतृत्व में इन्होंने एक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विस्तृत भारत को एक अखंड भारत के रूप में सजाया है, और यही है हमारा अखंड भारत, जो अपने नई सांस्कृतिक धरोहर और नए धरातलीय बनावट के रूप में भी पहचाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो देसी रियासतें थी उनका विलय किस प्रकार हुआ, और मुख्य रूप से 3 ऐसी रियासतें जिनके विलय करने में मुख्य रूप से किन की भूमिका थी, या फिर क्या क्या चीजें, किन किन चीजों को हमने किया और किन किन परिस्थितियों से हमने गुजरा, ठीक है। तो ये थी आपके देसी रियासतों का एकीकरण। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और मुझे आप सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस प्रकार के वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़, आप नए हैं तो मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी कॉन्फिडेंट मिलता है आप लोगों को जो चीज़ प्रोवाइड करूँ वो थोड़ा ऑथेंटिक हो। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल अनिल के स्टडी। धन्यवाद, जय हिंद।